पीरियोडिक टेबल में अगर कोई एक एलिमेंट सचमुच का सुपरस्टार है तो मेरे ख्याल से वो कार्बन ही होगा। हाँ बिल्कुल। हवा, पानी, जमीन, हमारे अंदर बाहर, मतलब खाने में, कपड़ों में, कहाँ नहीं है ये? हर जगह। ये सचमुच वो चीज है जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं लगता है ना। सही बात है, इसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो आज हम इसी अनोखे एलिमेंट की कहानी को थोड़ा गहराई से समझेंगे। ये आखिर आया कहाँ से, धरती पर ये जीवन का बेस कैसे बना जी, और कैसे ये हमारे आसपास, हमारे अंदर, मतलब लगातार घूमता रहता है, कभी खत्म हुए बिना। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए इस कार्बन के सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। बिल्कुल, कार्बन की कहानी सिर्फ केमिस्ट्री की नहीं है। अच्छा? हाँ, ये तो हमारे अपने वजूद की, इस ग्रह पर जीवन के पनपने की कहानी है। और ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि ये इतना आम सा दिखने वाला तत्व कैसे इतने असाधारण काम करता है। सेका, कार्बन को महसूस करने के लिए तो कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी उंगलियों के नीचे कीबोर्ड में है, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसमें है, हमारे शरीर में है जी। लेकिन ये रूप जो है ये तो बहुत मिलावटी सा है, मतलब कॉम्प्लेक्स है। हाँ, ये कंपाउंड्स के रूप में है ज्यादातर। अगर इसका असली वो शुद्ध रूप देखना हो तो शायद नजरें उठानी पड़ेंगी आसमान की तरफ, तारों की ओर। बिल्कुल सही। आज धरती पर मौजूद हर एक कार्बन एटम, हर एक, हाँ हर एक, चाहे वो पेड़ में हो, मिट्टी में, कोयले में या हमारे अंदर, उसकी पैदाइश तारों में हुई थी। तारों में? कैसे? देखिए, यूनिवर्स की शुरुआत हुई बिग बैंग से। हाँ। तब सिर्फ सबसे हल्के तत्व बने, हाइड्रोजन और हीलियम, बस। ओके। इन्हीं गैसों के जो बड़े बड़े बादल थे वो ग्रेविटी से सिकुड़कर तारे बने, स्टार्स। अब तारों के बिल्कुल सेंटर में, कोर में, हालात ऐसे होते हैं जबरदस्त, लाखों डिग्री तापमान, भयानक दबाव, सोच भी नहीं सकते। हाँ, इन हालात में हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़ते हैं, फ्यूज होते हैं और हीलियम बनाते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन, जिससे तारे चमकते हैं। बिल्कुल। न्यूक्लियर फ्यूजन, इसी से तारे को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन से हीलियम बना, कार्बन कहाँ से आया? हाँ, यही कहानी थोड़ी और पेचीदा होती है। जब हीलियम के एटम फ्यूज होते हैं तो बेरिलियम बनता है। बेरिलियम? हाँ, एटॉमिक नंबर 4 वाला, लेकिन ये बहुत अनस्टेबल होता है, अस्थिर, बनते ही टूट जाता है। ओह, तो फिर कार्बन कैसे? यहीं पर वो क्या कहते हैं, कॉस्मिक संयोग होता है। अगर उसी टूटने वाले पल में एक और हीलियम एटम उससे टकराकर फ्यूज हो जाए, 3 हीलियम एक साथ? हाँ, लगभग एक साथ। हाँ। तो बनता है कार्बन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन वाला, एकदम स्टेबल। कमाल है। और जीवन के लिए जरूरी। ये सुनने में भले ही संयोग लगे, पर ये तारों में इतनी ज्यादा मात्रा में होता है कि कार्बन यूनिवर्स के सबसे आम तत्वों में से एक बन गया, हीलियम के बाद। हाइड्रोजन और हीलियम के बाद तीसरा कार्बन? नहीं, ऑक्सीजन भी काफी है, पर कार्बन टॉप के एलिमेंट्स में है। और यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है, जब बड़े तारे, मतलब जिनका मास ज्यादा होता है, वो अपनी उम्र पूरी कर लेते हैं। हाँ, जब उनका फ्यूल खत्म होने लगता है तो उनमें एक जबरदस्त धमाका होता है, सुपरनोवा जिसे कहते हैं। जी, सुपरनोवा। इस धमाके से तारे के अंदर बने सारे भारी तत्व, जिसमें ये सारा कार्बन भी शामिल है, हाँ, वो सब बाहर फैल जाता है, पूरे यूनिवर्स में बिखर जाते हैं। हाँ, इंटरस्टेलर स्पेस में। और यही बिखरी हुई धूल और गैस फिर से इकट्ठा होकर नए तारे बनाते हैं, नए ग्रह बनाते हैं, और जीवन भी। और हम जैसे प्राणी। सोचिए जरा, हमारे शरीर का लगभग 18-20% हिस्सा कार्बन है। जी हाँ, वजन के हिसाब से। और वो सारा का सारा कार्बन किसी अरबों साल पहले फटे हुए तारे की राख से आया है। स्टारडस्ट, हम सब स्टारडस्ट हैं। हम सब सचमुच में तारों की संतानें हैं। ये तो कमाल की बात है ना? यानी तारों की धूल वाला कार्बन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बना? मतलब खाने पीने, पहनने ओढ़ने में आज तो शायद 90% से ज्यादा चीजों में कार्बन है। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरी कार्बन पर ही आधारित है। इसका राज क्या है? ऐसा लगता है कार्बन को मतलब घुलना मिलना, दोस्त बनाना बहुत पसंद है। हाँ, कह सकते हैं। इसका वैज्ञानिक कारण कार्बन के एटम की बनावट में है। उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए, हर एटम चाहता है कि उसका जो बाहरी शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की एक स्थिर संख्या हो, जैसे 2 या 8 या 18। हाँ, स्टेबल होना चाहता है। बिल्कुल। कार्बन के बाहरी शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। उसे स्थिरता पाने के लिए, मतलब 8 तक पहुंचने के लिए 4 और चाहिए। या फिर वो अपने 4 दे दे। हाँ, या वो 4 दे दे। दोनों ही सूरतों में उसे 4 रिश्ते बनाने पड़ते हैं, 4 बॉन्ड्स। अच्छा, हमेशा 4 बॉन्ड? हमेशा।
और इसी 4 बॉन्ड बनाने की जो अनोखी क्षमता है, इसी वजह से कार्बन केमिस्ट्री का आप कह सकती हैं लेगो ब्लॉक बन जाता है। लेगो ब्लॉक मतलब कहीं भी फिट हो जाता है। हाँ, ये हर तरफ जुड़ सकता है। ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे जीवन के लिए जरूरी तत्वों से तो आसानी से जुड़ता ही है। ये सल्फर, फास्फोरस, यहाँ तक कि कई मेटल्स के साथ भी जुड़कर अनगिनत तरह के कंपाउंड्स बना सकता है। अनगिनत? जी। और कमाल की बात तो ये है कि कार्बन खुद अपने ही एटम्स के साथ अलग अलग तरीके से जुड़कर बिल्कुल अलग चीजें बना लेता है। हाँ, एलोट्रॉप्स जिन्हें कहते हैं। जैसे हीरा, दुनिया की सबसे कठोर चीजों में से एक। बिल्कुल। और ग्रेफाइट, जो पेंसिल की नोक में होता है, इतना नरम कि लुब्रिकेंट का काम करता है। सही। दोनों सिर्फ कार्बन है, बस एटम्स के जुड़ने का स्ट्रक्चर अलग है। एक में टेट्राहेड्रल, एक में लेयर्स। बिल्कुल। लेकिन कार्बन की सबसे बड़ी खासियत, जो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो है लंबी लंबी चेन बनाने की क्षमता। लंबी चेन, रिंग्स या ब्रांच स्ट्रक्चर, बहुत जटिल। अच्छा। इसी काबिलियत की वजह से जीवन के वो विशाल अणु बन पाए, जैसे शुगर्स, स्टार्च, प्रोटीन्स, फैट्स। और डीएनए? और डीएनए। सोचिए, हमारी एक कोशिका के अंदर जो डीएनए का धागा होता है, अगर उसे खोलें तो करीब 2 मीटर लंबा होता है। 2 मीटर? एक सेल के अंदर? जी, ये अद्भुत जटिलता सिर्फ और सिर्फ कार्बन की वजह से मुमकिन हुई है। इसी ने जीवन को इतने विविध रूप दिए हैं। तो कार्बन की ये लंबी चेन बनाने की काबिलियत ही जीवन के अणु बनाती है। हाँ, मैक्रोमोलिक्यूल्स। और ये अणु धरती पर एक लगातार चलने वाले चक्र का हिस्सा है ना? बिल्कुल, कार्बन साइकिल। जिसकी शुरुआत होती है कार्बन के एक खास दोस्त ऑक्सीजन के साथ मिलकर। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 गैस। यहीं से कार्बन जीवन में घुसता है। बिल्कुल, यहीं से कार्बन का जीवन चक्र में प्रवेश होता है। पौधे क्या करते हैं, वो हवा से यही CO2 लेते हैं। अच्छा। उनकी पत्तियों में एक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। हाँ, हरे रंग का। वही, वो सूरज की रोशनी की ऊर्जा का इस्तेमाल करता है और पानी और CO2 को मिलाकर शुगर बनाता है, कार्बोहाइड्रेट। और ऑक्सीजन छोड़ता है। और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, जिससे हम सांस में लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस, स्कूल में पढ़ा था। हाँ, तो इस तरह हवा में उड़ती हुई CO2 अब पौधे के शरीर का हिस्सा बन जाती है। एक 6 कार्बन वाले शुगर मॉलिक्यूल में कैद हो जाती है। वो शुगर मतलब ग्लूकोज? हाँ, ग्लूकोज और दूसरे शुगर्स। ये शुगर मॉलिक्यूल ही असल में धरती पर ज्यादातर जीवन के लिए भोजन का आधार है। कार्बन पौधे के हर हिस्से में पहुंचता है, जड़, तना, पत्ती और फल या बीज, जहां पौधा अपने ऊर्जा स्टोर करता है। और फिर हम या तो सीधे इन पौधों को खाते हैं। हाँ, सब्जियां, फल, अनाज। या फिर उन जानवरों को खाते हैं जिन्होंने पौधे खाए हैं। बिल्कुल, हर्बीवोरस को खाते हैं कार्निवोरस। तो भले ही कोई कहे कि वो सिर्फ नॉनवेज खाता है, उसके शरीर का कार्बन भी घूम फिर कर पौधों से ही आया है। अंततः हाँ, फूड चेन के जरिए। और वो कार्बन कभी हवा में CO2 के रूप में था। बिल्कुल। ये सोचना ही कितना अजीब है कि शायद हमारे अंदर का कोई कार्बन आटम पता नहीं कितने साल पहले किसी डायनासोर का हिस्सा रहा हो सकता है, या कल किसी गाड़ी के धुएं से निकला हो। हाँ, सच ने। हाँ, ये चक्र लगातार चलता रहता है, ये यही नहीं रुकता। अच्छा, आगे कैसे बढ़ता है? जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या निकलता है? CO2। हाँ, तो कार्बन वापस हवा में। ओके। जब कोई पेड़ या जानवर मरता है तो उसके शरीर का कार्बन भी वापस चक्र में लौटता है। कैसे? अगर उसे जलाया जाए तो कार्बन फौरन CO2 बनकर हवा में मिल जाता है। ठीक है। अगर वो जमीन में गल जाता है, डिकम्पोज होता है, तो बैक्टीरिया और फंगस जैसे छोटे जीव उसे धीरे धीरे तोड़ते हैं। वो भी CO2 बनाते हैं जो हवा में जाती है। और कुछ कार्बन मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर यानी ह्यूमस बनकर रह जाता है, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। बिल्कुल, जिसे फिर दूसरे पौधे इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी ये पेड़ पौधे और जीव जमीन में बहुत गहराई में दब जाते हैं। हाँ, ये भी होता है। लाखों सालों तक जमीन की गर्मी और दबाव झेलने के बाद फॉसिल फ्यूल। बिल्कुल, उनका कार्बन बन जाता है फॉसिल फ्यूल। कोयला, कच्चा तेल, नेचुरल गैस। फिर इंसान इन्हें निकालकर जलाता है, फैक्ट्रियों में, गाड़ियों में, बिजली बनाने में। और कार्बन फिर से CO2 बनकर हवा में। हाँ, फिर पौधे उसे सोखते हैं, वो खाने की चेन में आता है और शायद वापस हमारे शरीर में। तो ये एक पूरा गोल चक्कर है। बिल्कुल, एक अंतहीन चक्र। तो इसका मतलब ये हुआ कि धरती पर कार्बन की कुल मात्रा वो लगभग उतनी ही रहती है। हाँ, मोटे तौर पर। ना ये नया बन रहा है, ना ये खत्म हो रहा है, बस अपना रूप बदल रहा है। एग्जैक्टली। कभी हवा में गैस, कभी पेड़ की पत्ती, कभी हमारे शरीर का हिस्सा, कभी जमीन के नीचे कोयला। हाँ, बिल्कुल। कार्बन एक यात्री की तरह है। वो अलग अलग रूपों में ढलकर ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो ऊर्जा को कैसे? देखिए, फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ,
पौधे ने सूरज की रोशनी की ऊर्जा को कार्बन कंपाउंड्स शुगर में कैद किया। हाँ, जब हम वो पौधा या उसे खाने वाले जानवर को खाते हैं तो वही ऊर्जा हमें मिलती है। अच्छा। और जब हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं तो हम करोड़ों साल पहले कैद हुई सूरज की ऊर्जा को ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। वाह, मतलब कोयला या पेट्रोल से जलाना, वो करोड़ों साल पुरानी धूप को जलाना है। एक तरह से हाँ, कार्बन खुद अमर है, वो बस ऊर्जा का वाहक है और लगातार यात्रा पर है। ये फॉसिल फ्यूल वाली बात दिलचस्प है। ये जमा हुई धूप ठीक से बनी कैसे, मतलब थोड़ा और विस्तार से। हाँ, ये भी कार्बन की कहानी का एक अहम हिस्सा है। करीब 30-40 करोड़ साल पहले का समय था। कार्बोनिफेरस पीरियड कहते हैं उसे। कार्बोनिफेरस, कार्बन से ही नाम है। बिल्कुल। उस समय धरती पर बड़े बड़े पेड़ और विशाल जंगल, दलदली जंगल फैलने लगे थे। लेकिन उस समय जो लकड़ी को गलाने वाले बैक्टीरिया और फंगस थे वो उतने विकसित नहीं हुए थे जितने आज हैं। अच्छा, तो लकड़ी गलती नहीं थी। पूरी तरह से नहीं। तो जब पेड़ गिरते थे तो वो पूरी तरह सड़ते नहीं थे, बल्कि एक के ऊपर एक जमा होते जाते थे। एक मोटी परत बन जाती थी। ओह, लाखों सालों में इन दबे हुए पेड़ पौधों और दूसरे जीवों की परतों पर और मिट्टी और चट्टानें जमा होती गईं। दबाव बढ़ता गया होगा। बहुत ज्यादा। नीचे दबे ऑर्गेनिक मैटर पर जबरदस्त दबाव और गर्मी पड़ी। इससे वो धीरे धीरे बदल गया, उसका रूप बदल गया। और क्या बन गया? वो बन गया कार्बन से भरपूर फॉसिल फ्यूल, कोयला, लिग्नाइट, पीट, कच्चा तेल और नेचुरल गैस। तो जो कोयला हम आज निकालते हैं वो करोड़ों साल पुराने पेड़ हैं। हाँ, उन्हीं का बदला हुआ रूप। उनमें कैद कार्बन। तो जब हम कोयला या पेट्रोल जलाते हैं, हम असल में करोड़ों साल पहले के पौधों द्वारा सूरज की रोशनी से बनाई गई ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जी। इसी जमा हुई धूप ने औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया होगा, हमारी मशीनों को चलाया। हाँ, बिल्कुल। ऊर्जा का एक बहुत सघन स्रोत मिला हमें। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है ना? हाँ, बिल्कुल है। इंसान ने कार्बन के यौगिकों का इस्तेमाल करके इतनी सारी चीजें बना ली हैं। जैसे स्टील बनाने में कार्बन का रोल है, सीमेंट में है, प्लास्टिक तो है ही कार्बन बेस्ड पॉलीमर, डामर, दवाइयाँ, कपड़े, बहुत कुछ। और एक अनुमान है कि इन सब मानव निर्मित चीजों का कुल वजन आज धरती पर मौजूद सारे जीवित प्राणियों, मतलब पेड़ पौधे, जानवर, फंगस, बैक्टीरिया, सब मिलाकर उनके कुल वजन से भी ज्यादा हो चुका है। क्या कह रहे हैं? मानव निर्मित चीजें ज्यादा भारी हैं जीवन से? हाँ, और इसमें प्लास्टिक जैसे कई ऐसे मटेरियल भी हैं जो प्रकृति में पहले नहीं थे और आसानी से सड़ते गलते भी नहीं है। जैसे वो पुराने पेड़ नहीं गलते थे? कुछ वैसा ही। ये चक्र में आसानी से वापस नहीं जाते। और फॉसिल फ्यूल जलाने का क्या? हाँ, वो दूसरा बड़ा पहलू है। फॉसिल फ्यूल को जलाने का सीधा नतीजा है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का भारी मात्रा में हवा में पहुंचना। वैज्ञानिक लगातार हवा में CO2 की मात्रा नाप रहे हैं। औद्योगिक क्रांति से पहले, मतलब 1800 के दशक में हवा में CO2 का स्तर लगभग 280 पार्ट्स पर मिलियन था, ppm जिसे कहते हैं। 280 ppm। आज ये 420 ppm के भी पार जा चुका है। 280 से 420, ये तो बहुत ज्यादा बढ़त है। हाँ, और बहुत तेजी से। पिछली बार धरती की हवा में इतनी CO2 लगभग 1.5 करोड़ साल पहले थी। 1.5 करोड़ साल पहले? और ये बड़ी भी CO2, ये करती क्या है हवा में? मतलब इससे फर्क क्या पड़ता है? CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस जैसे ग्रीन हाउस में होता है? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं? वो सूरज से आने वाली रोशनी जो कि कम वेवलेंथ की होती है, उसे तो धरती तक आने देती हैं। ठीक है। लेकिन जब धरती गर्म होकर अपनी गर्मी वापस अंतरिक्ष में छोड़ती है, ये ज्यादा वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, तो CO2 और दूसरी ग्रीन हाउस गैसें उस गर्मी को सोख लेती हैं, उसे पूरी तरह बाहर जाने से रोकती हैं। अच्छा, कंबल की तरह? बिल्कुल, एक तरह का कंबल। इससे हमारा वायुमंडल धीरे धीरे गर्म होता है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। लेकिन आपने पहले कहा था कि 1.5 करोड़ साल पहले जब CO2 ज्यादा थी तब तो जीवन पनपा था, तो अब वही CO2 समस्या क्यों बन गई? सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट अपने आप में बुरा नहीं है। नहीं, अगर ये ना होता तो धरती जम जाती। इसी ने धरती को इतना गर्म रखा है कि जीवन पनप सके। अच्छा, तो फिर समस्या क्या है? समस्या है बदलाव की रफ्तार और मात्रा। 1.5 करोड़ साल पहले CO2 का स्तर शायद धीरे धीरे बढ़ा था, जिससे जीवन को, इकोसिस्टम को एडजस्ट करने का, ढलने का मौका मिला।
आज हम सिर्फ 200 सालों में CO2 का स्तर उतना बढ़ा चुके हैं जितना शायद प्रकृति में पहले लाखों सालों में बढ़ा होगा। सिर्फ 200 साल में? हाँ, ये बदलाव इतना तेज है कि इकोसिस्टम और धरती का जो क्लाइमेट सिस्टम है वो इसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा। और इसी तेज बदलाव का नतीजा है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। जी, पिछले करीब 150 सालों में धरती का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है। 1 डिग्री? सुनने में तो कम लगता है, लेकिन धरती जैसे बड़े सिस्टम के लिए ये बहुत मायने रखता है। इसने ध्रुवों की बर्फ पिघलानी शुरू कर दी है। हाँ, सुनते हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक की बर्फ पिघल रही है। बिल्कुल, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, मौसम का मिजाज बदल रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं, कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहीं भीषण गर्मी। इसे धीमा करने के लिए जरूरी है कि हम फॉसिल फ्यूल से निकलने वाली CO2 का उत्सर्जन कम करें और साथ ही जंगलों जैसे जो प्राकृतिक सिस्टम है जो CO2 को वापस सोखते हैं उन्हें बचाएं और बढ़ाएं। तो ये थी कार्बन की कहानी, मतलब तारों के अंदर जलने से लेकर तारों के कोर से शुरू होकर सुपरनोवा के धमाकों से बिखरकर ग्रहों पर पहुंचकर जीवन का आधार बनकर और फिर हवा, पानी, मिट्टी, पौधों, जानवरों और हमारे शरीर में लगातार अपना रूप बदलते हुए यात्रा करने वाले इस अद्भुत तत्व की कहानी हर जगह है और कभी खत्म नहीं होता। ये वाकई हर जगह है और कभी खत्म नहीं होता। सचमुच कार्बन मौलिक है, फंडामेंटल। हाँ। ये बनता नहीं, मिटता नहीं, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है और ऊर्जा को साथ लेकर चलता है। हाँ, ऊर्जा को साथ लेकर चलता है। ये जीवन का धागा है जो सब कुछ आपस में जोड़ता है। तो हमने आज कार्बन के बारे में 3 खास बातें समझी है ना? जी। क्या? पहला कि ये तारों में बना और सुपरनोवा से हम तक पहुंचा। हम सब स्टारडस्ट हैं। बिल्कुल। दूसरा, इसकी वो 4 बॉन्ड बनाने की अनोखी क्षमता, वही जीवन की इतनी विविधता और जटिलता का आधार है। हाँ, उसकी वर्सैटिलिटी। और तीसरा कि धरती पर इसकी मात्रा लगभग स्थिर है। ये बस एक अंतहीन चक्र में घूमता रहता है, कभी गैस, कभी ठोस, कभी जीवित। सही, कार्बन नेवर डाइज। कार्बन नेवर डाइज। थोड़ा रुक कर, ये जानकर कि कार्बन ना मरता है ना बनता है, बस रूप बदलता है और ऊर्जा ढोता है, और ये कि धरती पर इसकी मात्रा सीमित है, तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम इसके प्राकृतिक चक्र को समझें? बिल्कुल बनती है। हम फॉसिल फ्यूल जलाकर और प्लास्टिक जैसे नए रूप बनाकर कार्बन के इस अरबों साल पुराने सफर को, उसके इस चक्र को हम किस तरह बदल रहे हैं और इसके असली मायने क्या हो सकते हैं हमारे भविष्य के लिए, ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये वाकई सोचने और समझने वाली बात है।